हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, इस सीरीज में जो यूनिट एंड डायमेंशन की चल रही थी, जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है वो है ऑब्टेनिंग द रिलेशनशिप अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व। देखो, समझने की बात क्या होगी इस टॉपिक में कि हमको रिलेशनशिप डिराइव करना है दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तब तो ठीक है कि फोर्स जो होता है इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, कैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये चेक करना पड़ेगा हमको। तो जो सबसे पहली चीज जो देखने की है, हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा है और गिवन क्या क्या डेटा है कि वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये दो चीज अगर एक बार हमको क्लियरिटी हो जाए कि हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है और वो फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी जो प्री रिक्विजिट है इसमें वो क्या है, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्लियर तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डिटेल्ड वीडियो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के ऊपर बना दूंगा। इस पूरे चैप्टर में जब तक हम एक्यूरेसी प्रिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे या एरर एनालिसिस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो मेजर कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करेगा वो होमोजिनिटी के अराउंड ही करता रहेगा। ठीक है, आपने सारी चीज़ों के डायमेंशंस लिखना शायद अब तक सीख लिए होंगे। अब करना क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज दी रहेंगी, हमको उनके बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसा होता है, फिर एग्जाम्पल लेके आपको दिखाऊंगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी x है, ठीक है, और ये डिपेंड करती है किसी क्वांटिटी अल्फा पे, और ये डिपेंड करती है किसी क्वांटिटी बीटा पे, और ये डिपेंड करती है किसी क्वांटिटी गामा पे। हमें नहीं पता कि कैसे डिपेंड करती है, मगर बस इतना पता है कि ये क्वांटिटी x ये गिवन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। जब मैं प्रॉपर पे आऊंगा तो ये बताऊंगा कि ये अल्फा बीटा गामा तो नहीं हो सकता, ये हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से कोई एक क्वांटिटी होगी। ज़्यादा आसानी के लिए मैं चलिए इसी एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ। मैंने लिख दिया अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा ही से तो मान लेते हैं कि x जो है इस प्रपोर्शनल, हमें नहीं पता रिलेशनशिप, इसलिए मैंने क्या बोला, x इज प्रपोर्शनल टू अल्फा टू द पावर ऑफ a टाइम्स। इट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जरूरी नहीं है कि टू द पावर 1 का रिलेशन हो, स्क्वायर के भी हो सकता है, -2 क्यूबिक रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो सकता है, हमें पता नहीं। तो मान लेते हैं अल्फा टू द पावर ऑफ a, सिमिलरली टू बीटा टू द पावर ऑफ b, और गामा टू द एनी पावर c। अब बेटा, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि एक ही कंडीशन है जब मैं ये लिख सकता हूँ। मान लीजिए प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैंने इक्वल का साइन लगाया और कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर ऑफ a, बीटा टू द पावर ऑफ b, और गामा टू द पावर ऑफ c। ऐसा मैं कब लिख सकता हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अगर मैं हेल्प लूँ तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि ये दो क्वांटिटी अगर कंपेयर हो रही है, कंपेयर होने का मतलब क्या होता है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये दोनों क्वांटिटीज अगर कंपेयर हो रही हैं तो डायमेंशनली जो LHS होना चाहिए वो RHS के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डायमेंशनली जो LHS होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट थिंग जो करूंगा मैं x का डायमेंशन लिख दूंगा और इनका डायमेंशन लिख दूंगा, फिर मैं दोनों साइड के डायमेंशंस को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा और किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, a की, b की और c की। किसकी किसकी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको ये चीज थोड़ा सा और क्लियरली समझाता हूं। देखिए, देखते रहिएगा। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सोचता हूं क्या मानना है। देखिए, हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सी है, पूरा लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसके बराबर होती है, mv²/r के। चलो, हमको ये नहीं पता। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। मान लो कि मैंने एक थ्रेड लिया और थ्रेड में एक स्टोन बांध दिया और फिर मैं उसको गोल गोल घुमाता हूँ। ध्यान से देखना, मैं इस थ्रेड में स्टोन को बांध के गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो आप ये बताओ
कि इस घुमाने में मेरे को जो फोर्स लग रही है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती होगी। क्या अगर मेरे को स्टोन 1 kg का है या 100 kg का है, क्या घुमाने में मेरे को सेम ताकत लगेगी? नहीं। हल्का स्टोन होगा कम ताकत लगेगी, भारी स्टोन होगा ज़्यादा ताकत लगेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास पे तो डिपेंड कर ही रही होगी, ठीक है। फिर जो स्ट्रिंग ली है या जो रस्सी ली है, जो थ्रेड लिया है जिससे मैंने इस स्टोन को बांधा है, अगर मैं वो थ्रेड छोटा लूंगा तो पावर कम या ज़्यादा लगेगी, या बड़ा लूंगा तो पावर कम या ज़्यादा लगेगी। शायद अगर मैं बड़ा थ्रेड लूंगा तो मेरे को पावर कम लगेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है जो वो भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा फोर्स उसके ऊपर। वैसे ही अगर मैं स्लो घुमाता हूँ या फास्ट घुमाता हूँ, इसके ऊपर भी डिपेंड, ये भी डिसाइड करेगा कि मेरे को कितना फोर्स लगाना है। अगर मेरे को बहुत तेज घुमाना होगा, ज़्यादा वेलोसिटी से घुमाना होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम वेलोसिटी से घुमाना होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ स्टोन, ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, वेलोसिटी विथ विच स्टोन इज मूविंग। और देखिए जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मतलब ये थ्रेड है, यहाँ पे ये मैं खड़ा हूं और यहाँ पे मैंने ये थ्रेड से बांध करके एक स्टोन को मूव कर रहा हूँ। तो जब ये स्टोन मूव होगा तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। और ये चीज जो था स्टोन, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ये क्या बन जाएगा? इस सर्कल का रेडियस बन जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। बस इतना ही जानना जरूरी था हमारे लिए। क्या चीज डिपेंड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। बस ये तीन चीज जहां मेरे को क्लियर हुई, मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब देखिए मैं करते जाता हूं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, पहला डिपेंडेंसी किस पे था? मास पे, पता नहीं कितने पावर से, तो मैंने ले लिया सम पावर x। देन वेलोसिटी पता नहीं किस पे? सम पावर ऑफ y। और रेडियस पता नहीं किस पे? r टू द सम पावर ऑफ z। जब मैंने ये चीज कर दी, अब मैंने कहा कि अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं या कंपेयर हो रहे हैं, मतलब डायमेंशनली LHS शुड बी इक्वल टू RHS। एक स्टेप और लिखते हैं कि F इज इक्वल्स टू k टाइम ऑफ m टू द पावर ऑफ x, v टू द पावर ऑफ y एंड r टू द पावर ऑफ z, जहां पर k क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर एक डायमेंशनल कांस्टेंट आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करें, हमें पता है, मैं ऊपर का चीज मिटा देता हूं, मैं इधर से ये मिटा देता हूं, ये वाला चीज मिटाता हूं। देखिए ध्यान से, हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m टू द पावर ऑफ x, v टू द पावर ऑफ y और r टू द पावर ऑफ z। अब देखिए क्या करना है, तो LHS तो ऐसे ही रहने दीजिए, mlt माइनस 2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। RHS को फर्दर सॉल्व करिए। मास को कैसे डिनोट करते हैं? m से। वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? lt माइनस 1। और ये रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस। तो किससे मेजर करेंगे? l से। तो ये m टू द पावर ऑफ x, lt माइनस 1 टू द पावर ऑफ y और r टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा आपका? z। थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? m टू द पावर ऑफ x, l टू द पावर ऑफ y और यहाँ से आ जाएगा z। तो l टू द पावर ऑफ y प्लस z कैसे हुआ? x टू द पावर ऑफ m इंटू x टू द पावर ऑफ n। अगर दोनों के बेसिस सेम है तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ m प्लस n। वैसे ही क्या हो गया? l टू द पावर ऑफ y प्लस z। अब यहाँ से देखिए t टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस y। ये k आपका एज सच लिखे रहिए, ध्यान दीजिए। और इसका LHS क्या चल रहा था? mlt माइनस 2। ठीक है। अब जो छोटी सी चीज आप लोगों को करनी है, जिसके बाद सीधा हम आंसर लिख देंगे इस चीज का, वो क्या है देखते हो। यहां पर बच्चे ध्यान से देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होती है
क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। अगर ये दोनों साइड कंपेयर हो सकते हैं या हो रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशनली ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भाई। तो यहाँ पे x m की पावर क्या है, x, यहाँ पे m की पावर क्या है 1, तो x शुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए 1। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे t की पावर कितनी है, t की पावर है -y, और यहाँ पे t की पावर कितनी है -2, तो -y किसके बराबर हो जाना चाहिए, -2 के, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो y किसके बराबर आ जाना चाहिए 2 के। वैसे ही आप देखो यहाँ l की पावर कितनी है y प्लस z, और यहाँ l की पावर कितनी है 1, कंपेयर करेंगे तो y प्लस z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। y की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 प्लस z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब ये जैसे ही ये चीजें मिल गई हमको, हमारा सॉल्यूशन आ गया है, रेडी है सॉल्यूशन। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी है बच्चे -1। अब ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1, लिख दो। y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2, तो लिख दो। और z की वैल्यू कितनी आई है बच्चे -1, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहाँ आ गई हमारी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे -1। अब ये तीनों वैल्यू, बस काम खत्म है, सॉल्यूशन हो चुका है। ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख दो। तो देखो, अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा mlt -2, ये तो हो गया f। ठीक है, x की जगह कितना आना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आई हुई है आप खुद बताओ 1, y की वैल्यू कितनी आई हुई है 2 और z की वैल्यू कितनी आई हुई है -1। पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल्स टू k टाइम्स mv² अपॉन r। यही तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। F कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में mv² अपॉन r, मतलब k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। और आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि हम कोई भी कांस्टेंट्स 1, 2, हाफ, ये सारी चीजें डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ तक लग सकता है। हर क्वेश्चन में ये डायमेंशनल एनालिसिस हम लगा पाए जरूरी नहीं होता, कुछ लिमिटेशंस हैं इस डायमेंशनली डिराइव की हुई क्वांटिटीज की, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चंस और लूंगा, उसके थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तब तक ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए नीट के लिए और जेई के लिए। मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर डाल दूंगा। आप देखिए, मेरा क्या ऑफलाइन क्लासेस रहता है, जितना टाइम मेरे पास बचता है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पूरा ये नीट के लिए पूरा जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस है विथ नीट क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या कर दूँ, कवर कर दूँ। बाय एंड ऑफ सितंबर में आपको 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा यहाँ पे। और 12th का मेरा अलग प्लेलिस्ट है, कोई 12th वाला बच्चा हो तो आप वहाँ जा करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।